हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिजवान मलिक आज फिर हाजिर हूँ एमसीएम कक्षा चैनल पर आपके सामने। और आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 साइंस का क्लास 9 का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस चैप्टर को हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर क्या है, सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से या आईसीएसई बोर्ड के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब समझेंगे। बेसिक कंसेप्ट से लेके एडवांस तक हम इसके अंदर जाएंगे, हर एक छोटे से छोटा कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम गवाए आइए मेरे साथ पढ़ते हैं चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहली बात, व्हाट इज एटम? एटम क्या होता है? तो जिस तरीके से आपने बायोलॉजी के अंदर एक चैप्टर पढ़ा होगा, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट है उसको सेल डिफाइन किया गया है। ठीक इसी तरीके से कोई भी नॉन लिविंग थिंग या कोई भी मैटर है, अगर आप उसका बिल्डिंग ब्लॉक देखेंगे, अगर आप उसकी सबसे बेसिक यूनिट देखना चाहेंगे जिससे वो मिलकर बना है, उसको हमने डिफाइन किया है एटम। उसको हमने कहा है व्हाट इज एटम। तो एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर। लिख देते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर, या आप ये भी कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी मैटर, या आप कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट को, फंडामेंटल यूनिट को ही हमने एटम नाम दिया है। ठीक है, अब बात आती है कि ये मैटर जो है ये एटम से मिलकर बना है। तो अगर ये मैटर एटम से मिलकर बना है तो ये एटम किसी तरीके से कंबाइन हुए होंगे। तो अब हमें समझना है कि अगर ये कंबाइन हुए हैं तो कंबाइन होने के पीछे क्या कंसेप्ट रहा और क्या कोई ऐसे लॉज भी हैं जो इनके कंबाइन होते वक्त बहुत ज्यादा कंसिडर करे जाते हो। तो हम इसको समझे तो यहां पर हमें पढ़ना होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लेवोजियर एंड प्रोस्ट, ये दोनों नाम याद रखिएगा, ये अक्सर एमसीक्यू के अंदर भी पूछ लेता है। ठीक है, लेवोजियर एंड प्रोस्ट, इन दोनों ने ये दो लॉ दिए हमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, कि जिस वक्त कभी भी दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं या मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो किन लॉज को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला लॉ है इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा लॉ जो फॉलो होता है वो होता है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं कि क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कहता है इट स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास को ना ही आप बना सकते हैं और ना ही मास को आप खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब मास हमेशा केमिकल रिएक्शन के अंदर कंजर्व होता है। तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं जो आपस में रिएक्ट करेंगे और जो प्रोडक्ट बनने वाला है, इनमें मास आपका हमेशा एटम का कंजर्व रहेगा। या यूं कहूं कि 2, 3, 4 या जितने भी एटम आपस में कंबाइंड होने के बाद कोई नया स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो पहले इन एटम का जो मास था उन सब के ही इक्वल इनका मास आना चाहिए। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझे, जैसे हमने सिंबल दे रखा है हाइड्रोजन को
तो हाइड्रोजन का H। अगर मान लीजिए, अभी आपको पता नहीं है लेकिन बता देते हैं कि मानो कि इसका जो मास है वो 1 यूनिट है और ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 यूनिट है। तो अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर अगर H2O बनने वाला है तो ये कैसे बना होगा, ये देखिए H2 प्लस में या ट्वाइस ऑफ H2 प्लस में O2 ले रहे हैं तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 यानी 4, तो 4 का यूनिट 1 से करेंगे तो ये 4, और ऑक्सीजन का मास कितना 16, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2, तो 16 2 32, तो कंबाइन किया मास कितना आया यहाँ पे 36। तो अगर यहाँ पे 36 यूनिट मास है, मैं आगे बताऊंगा कि यूनिट किस में लिखी जाती है, ठीक है। अभी आप ऐसे समझें कि अगर इसका मास कंबाइन होने से पहले 36 है और बाद में अगर हम देखेंगे तो ये 36 ही आना चाहिए, तो ये ट्वाइस एक हाइड्रोजन का मास 1 इन 2 में 2 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 16, तो 2 प्लस में 16 ये आ जाएगा आपके पास 18 2 36 यूनिट। तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। कैसी भी केमिकल रिएक्शन हो, जो मास पहले था टोटल करेंगे वही मास बाद में आना चाहिए। बहुत सिंपल सा लॉ है, ठीक है। बच्चे बहुत बार क्या करते हैं, देखना कि वो ये तो लिख देते हैं कि इट स्टेट दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन वो ये लिखना भूल जाते हैं इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो कंप्लीट लॉ आप एग्जाम में लिख कर आएंगे तो केमिकल रिएक्शन लिखना ना भूलें। इसके बाद बात करते हैं हम अपने सेकेंड लॉ की, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। देखो प्रोपोर्शन वर्ड आपने सुना होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप 8th क्लास में पढ़कर आए हैं, ठीक है। तो वही है प्रोपोर्शन कि वे किस फिक्स रेशियो के अंदर है, और डेफिनाइट का मतलब क्या होता है, फिक्स हो गया। तो ये लॉ ये कहना चाहता है कि जब कभी भी एटम आपस में कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होने के बाद एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो जो एटम है ना वो अपने मास से फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइंड होते हैं। तो क्या कहता है, इसको लिख लेते हैं लॉ को, उसके बाद समझते हैं। It states that atoms always combine in a fixed proportion, या आप रेशियो ले लें, by their mass to form a molecule। जब कभी भी एटम कंबाइन होता है तो वो एक फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइन होता है बाय देयर मास। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जब कभी भी एटम कंबाइन होगा तो अपने मास से फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइंड होगा। इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, क्या कहना चाहता है ये लॉ। कहते हैं सपोज कीजिए कि हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये हमने वाटर का भी हमने मास कंजर्वेशन का देखा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होके H2O बना रहे हैं। तो कहता है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का मास कितना लिया हमने 1 यूनिट, और हाइड्रोजन है कितने 2, तो इसका मतलब इनका मास कितना हो गया 2 यूनिट, और ऑक्सीजन का मास कितना है हमारे पास 16 यूनिट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1:8, और ये किससे निकला है बाय मास। तो जब कभी भी वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, अब चाहे वाटर आप सरफेस वाटर की बात करें या रेन वाटर की बात करें या अंडरग्राउंड वाटर की बात करें या आपकी आंखों से निकलने वाले वाटर की बात करें, तो इनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा अपने मास का 1:8 में ही कंबाइन होगा। कहने का मतलब है कि 1 ग्राम की अगर बात करें कि 1 ग्राम हाइड्रोजन हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन किससे कंबाइन होगा 16 ग्राम से। तो ये रहा देखो
2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होगा। तो ये रेशो हमेशा फिक्स रहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाटर में जितने भी मॉलिक्यूल बनने वाले हैं, जितने भी एटम आपस में कंबाइंड होकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो सब हमेशा अपने फिक्स रेशियो के अंदर बाय देयर मास जो है वो जुड़ने वाले हैं। अब अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, देखिए ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी हम सिंबल्स की बात करेंगे, आगे आएंगे हम सिंबल्स क्या है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन का मास है आपका 12 ग्राम अगर मान लीजिए, और ऑक्सीजन का मास है 16, और 16 को ट्वाइस करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 ग्राम। तो अगर आप इसको काटेंगे तो ये कटेगा 3 और ये कटेगा 8 पर, तो ये कितना आ गया 3:8। इसका मतलब जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होते वक्त हमेशा 3:8 बाय देयर मास फिक्स रेशो के अंदर ये कंबाइन होगा। तो ये दोनों लॉज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नाम से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। अच्छा, ये नंबर में भी फिक्स रहते हैं। अगर हम इसको नंबर में समझेंगे, आगे हम डाल्टन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये जब कभी भी एटम कंबाइंड होते हैं तो ये फिक्स नंबर में भी कंबाइन होते हैं, लेकिन लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन जो है वो बाय मास है। इसको आप याद रखिएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो उतारिए इसको। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो लेवोजियर एंड प्रॉस्ट ने जो हमारे को लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए, उसके बाद डाल्टन ने एक थ्योरी प्रपोज की जिसने केमिस्ट्री की दुनिया में पूरे एकदम से चेंजेस लाके रख दिए। डाल्टन ने एटम्स को लेकर अपनी जो थ्योरी पेश की डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, उसमें उसने 6 पोस्टुलेट्स दिए, और 6 के 6 पोस्टुलेट बच्चों एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के अंदर पूछ लेता है टीचर, और इनको एज इट इज आपने याद करना है जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, ठीक है। आइए इसको समझते हैं क्या है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर। तो पहला पोस्टुलेट है वही कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कि जो भी मैटर हमारे आसपास हमें नजर आ रहा है वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और उस छोटे से छोटे पार्टिकल को क्या कंसिडर किया गया, एटम कंसिडर किया गया। उसके बाद है कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू डाल्टन। और आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि एटम को फर्दर डिवाइड किया जाएगा और डाल्टन की थ्योरी को गलत साबित करने के लिए। तो कहते हैं कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड क्रिएटेड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना ही एटम को बनाया जाएगा ना ही खत्म किया जाएगा। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी सेटिस्फाई करती है बात। तीसरा डाल्टन ने कहा एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, जो गिवन एलिमेंट है उसका एटम जो है ना वो आइडेंटिकल है इन मास, किस में है, मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 ऑक्सीजन के अगर एटम लिए हैं तो दोनों ही ऑक्सीजन के एटम का मास भी सेम होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। तो फोर्थ आता है एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने 2 डिफरेंट एलिमेंट्स लिए हैं, जैसे एक कार्बन ले लीजिए एक ऑक्सीजन ले लीजिए, तो कार्बन का जो मास है वो अलग होगा और ऑक्सीजन का जो मास है वो भी अलग होगा। फिफ्थ है इंपॉर्टेंट है एटम कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। याद रखना बच्चों कि एटम हमेशा होल नंबर में कंबाइन होता है। आप कभी नहीं देखोगे कि 1.27 ग्राम या 1.27 ऑक्सीजन 3.25 कार्बन से जुड़ गए, नहीं, हमेशा ये होल नंबर में कंबाइन होगा। एक कार्बन एक ऑक्सीजन, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यानी हमेशा एक होल नंबर के अंदर ही ये कंबाइंड होने वाला है। और लास्ट है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड।
जो रिलेटिव नंबर होता है ना किसी कंपाउंड में वो भी कांस्टेंट होता है। ये जो लेवोजियर एंड प्रॉस्ट ने हमारे को सेकंड लॉ दिया था, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, है ना, कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय देयर मास, यहां पर डाल्टन ने समझा दिया कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय देयर नंबर। आइए इसको समझते हैं। कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कहता है जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड आप देखेंगे तो हमेशा ये 1:2 बाय देयर नंबर में मिलेगा आपको। कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन 1 यूनिट तो ऑक्सीजन 2 यूनिट। ठीक इसी तरीके से अगर आप कार्बोनेट की बात करेंगे तो 1:3, ये रेशो हमेशा आपको फिक्स मिलेगा। ऐसे ही अगर आप वाटर की बात करते हैं तो ये मिलने वाला है आपको 2:1। ठीक है, आप अमोनिया की बात कर लें, NH3 की बात करें तो ये मिलेगा आपको 1:3। तो यही डाल्टन ने हमारे को 6th पोस्टुलेट में बताया कि इनका जो रिलेटिव नंबर होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये 6 के 6 पोस्टुलेट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉम का साइज ऑफ एटम। देखिए हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अलग अलग एटम है और हर किसी एटम का कोई ना कोई साइज होगा। अब इसको हम 4th चैप्टर में फर्दर और डिटेल में पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर कि एटम की शेल्स क्या है, कैसे उनका साइज और डिफाइन किया जाएगा। अभी थोड़ा सा प्रिसाइजली आप इसको समझ लीजिए कि एटम का साइज, कि एटम जो होता है यानी कि जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल है ना। ऐसे मान के चलें एक वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन 10⁻⁻1 मीटर है, ठीक है। 10⁻⁻1 का मतलब हो गया 1/10 मीटर, इतना मीटर, ठीक है। अगर 1/10 मीटर है यानी कि 1 मीटर का 1/10 पार्ट जो है ना वो 1 वाटरमेलन का आप साइज कंसिडर करें, तो इसी से कंपेयर करते हुए आप देखें कि जो हाइड्रोजन का एटम है ना, हाइड्रोजन का एटम वो 10⁻⁻10 मीटर है, यानी 1/10 और इसको और डिफाइन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 ये इतना मीटर। तो आप थोड़ा सा अज्यूम करिए कि ये कितना ज्यादा छोटा एटॉमिक साइज होता है। तो इसी तरीके से क्या है कि डिफरेंट एटम के साइज को भी हमने डिफाइन किया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एटॉमिक मास, या फिर हम बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। देखिए कार्बन जो है ना वो काफी वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल नेचर का है। कार्बन को स्टैंडर्ड मानते हुए हमें समझाया गया कि हम ना एटम के मास को भी निकाल सकते हैं। अभी चैप्टर 4 में बहुत डिटेल में बताएगा कि एटम का मास एक्चुअल में निकलता कैसे है, जब हमारे को वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बता देगा, ठीक है। लेकिन अभी हम उसको समझते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है, या एटम की मास को लिखने की यूनिट क्या है और कैसे हमने उसको स्टैंडर्ड डिफाइन किया है। तो ये कहते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। देखिए फिर यही है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम मेरे हिसाब से पहले पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, करिकुलम के अंदर, लेकिन आपका पहले एटम एंड मॉलिक्यूल्स है। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो आइसोटॉप होते हैं वो आइसोटॉप्स क्या होते हैं कि वो एलिमेंट्स, आइसोटॉप्स वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है और जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, तो उनको आइसोटॉप कहते हैं, ठीक है। तो कार्बन के 2 आइसोटॉप हैं, एक कार्बन 12 और एक कार्बन 14। ये 12 और 14 कार्बन का मास डिफाइन किया गया। तो ये कहता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। तो अगर हम कार्बन 12 आइसोटॉप को देख रहे हैं तो इसका मास अगर आप 12 ग्राम मान ले तो ये 12 ग्राम हो गया, तो ये क्या हो गया 1/12, तो इसको क्या बोलेंगे आप 1 ग्राम। इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि इसका है 12U यानी एटॉमिक मास यूनिट, तो इसका 1/12 पार्ट कर लेंगे तो ये निकल के आएगा 1U, जिसको यूनिफाइड यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जाना जाता है।
और थोड़ा सा इसको समझने के लिए एनसीईआरटी ने हमें बहुत अच्छा एग्जांपल ऐसे भी दिया है कि आप एक काम करें कि आप एक वाटरमेलन ले लें और आप वाटरमेलन का क्या करें 12 इक्वल पार्ट्स कर लें। जब उसके आप 12 बराबर बराबर हिस्से करेंगे तो उसका जो एक सिंगल पार्ट है ना वो 1 एटॉमिक मास यूनिट है, और वो एक इक्वल पार्ट किसके बराबर आएगा 1/12 पार्ट ऑफ होल वाटरमेलन। तो यहां पर होल को हमने कार्बन 12 आइसोटॉप से ले लिया और 1/12 पार्ट ले लिया हमने उसका 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास सिंबल। देखिए डाल्टन सबसे पहले हैं जिन्होंने एटम को जो है ना सिंबलाइज किया। तो जब डाल्टन ने एटम को सिंबलाइज किया था तो डाल्टन ने ना एटम की क्वांटिटी को, एटम की यानी एलिमेंट्स को फिक्स माना कि भाई ये इतना ही है, और उन्होंने कुछ इस तरीके से सिंबल्स दिए। जैसे सपोज करिए उन्होंने ये सिंबल दिया कि ये ऑक्सीजन का सिंबल है, और इस तरीके से उन्होंने इसको पूरी तरीके से ब्लैक कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये कार्बन का सिंबल है। ठीक है, ऐसे उन्होंने इसको किया कि ये इस तरीके से आ गया तो ये सल्फर हो गया। तो इस टाइप से सिंबल दिए थे, लेकिन कितना मुश्किल हो जाता कि इसी तरीके के सिंबल्स को हम याद रखते। तो इसके लिए एक और है जिनको ने बहुत एक अच्छा योगदान अपना केमिस्ट्री में रखा है, बेrzelius। बेrzelius वन द फर्स्ट जिन्होंने सजेस्ट किया कि आप किसी भी एटम के सिंबल को उसके नाम के अल्फाबेटिक लेटर्स, या तो फर्स्ट लेटर या फर्स्ट और सेकंड लेटर, आप इनसे कंसीडर कर सकते हैं। और आगे चलकर यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट किया गया, और पूरे यूनिवर्स में आज IUPAC इन्होंने भी यही सजेस्ट किया है। व्हाट इज IUPAC पूछता भी एग्जाम में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक नंबर में फुल फॉर्म भी आती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आज IUPAC ने ये सजेस्ट कर दिया और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि अगर हमें किसी एटम के सिंबल को दिखाना है तो हम उस एटम के सिंबल को या तो उसके नाम के पहले अल्फाबेट से दिखाएंगे, या उसके नाम के पहले और दूसरे या पहले तीसरे अल्फाबेट के नाम से दिखाएंगे। तो देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, हमने बोला हाइड्रोजन, तो हमने कहा हाइड्रोजन को हमने किससे दिखाना है, तो हमने हाइड्रोजन को उसके अल्फाबेट के पहले अल्फाबेट से दिखा दिया, H से। ठीक है, इसी तरीके से हमने बोला कार्बन, तो कार्बन को हमने किससे दिखा दिया, C से। ऐसे ही हमने बोला ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हमने किससे दिखा दिया, O से। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सिंबल उनके नाम के पहले अल्फाबेट से, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको पहले और दूसरे या पहले तीसरे से दिखाया। जैसे जिंक, तो जिंक का सिंबल क्या रखा, Zn। तो यहां पे आप देखेंगे कि Z पहला अल्फाबेट है और N थर्ड है, तो पहले और थर्ड को भी ले सकते हैं। इसी तरीके से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को हमने किससे दिखाया, Al से। यहां पर नोट करने वाली बात यह है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं एग्जाम में और टीचर काटा मार देता है। क्या है कि कभी भी आप किसी भी एटम के एलिमेंट के सिंबल को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो हमेशा अपर केस होता है, यानी कि कैपिटल वाला, और दूसरा अल्फाबेट जो होगा वो हमेशा होगा स्मॉल वाला, यानी लोअर केस। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के लिए पहले वाला कैपिटल और फिर क्या आ गया, स्मॉल। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये दो हो गए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, IUPAC ने सजेस्ट किया। तीसरा देखिए, कुछ एलिमेंट के सिंबल ऐसे भी हैं जो उनके नाम के फर्स्ट अल्फाबेट या फर्स्ट सेकंड अल्फाबेट से मैच आपको करते हुए नहीं दिखेंगे। जैसे एग्जांपल आयरन, हमने बोला आयरन, लेकिन इसका हमने सिंबल क्या ले लिया, Fe। इसी तरीके से हमने बोला पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल हमने क्या ले लिया, K ले लिया। इसी तरीके से हमने बोला सोडियम, तो सोडियम का सिंबल हमने क्या लिया, Na लिया। अब बच्चे का दिमाग घूम जाता है कि यार इसके पहले अल्फाबेट से मैच नहीं कर रहा, दूसरे अल्फाबेट से मैच नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि Fe यहाँ पे कहीं आ ही नहीं रहा, फिर सर ये कैसे दे दिया। तो सुनिए, कुछ एलिमेंट्स जिनका
ओरिजिनली लैटिन, जर्मन या ग्रीक लैंग्वेज में उनका जो नाम है या उनका जो कलर का नाम है ना, उसके हिसाब से भी हमने इनको सिंबलाइज किया है। जैसे लैटिन के अंदर आयरन को कहा जाता है फेरम, तो देखो हमने फेरम से क्या उठा लिया, Fe। इसी तरीके से पोटेशियम को बोला जाता है लैटिन भाषा में कैलियम, तो कैलियम से हमने क्या ले लिया, के ले लिया। इसी तरीके से सोडियम का जो नाम है वो है नेट्रियम, और नेट्रियम से हमने क्या उठा लिया, Na उठा लिया। तो अब ये तीनों रूल्स आपको याद रखने हैं एटॉमिक सिंबल्स के उसमें, कि जब एटम को आपने सिंबलाइज करना है तो या तो उसके नाम का फर्स्ट लेटर या फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट थर्ड कोई भी लेटर हो सकता है। फर्स्ट वाला हमेशा अपर केस, सेकंड वाला लोअर केस। और कुछ ऐसे हैं जो उनके लैटिन, जर्मन या ग्रीक के नाम के फर्स्ट या फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट और आगे किसी भी लेटर से उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मॉलिक्यूल, जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि व्हाट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है, तो कहता है ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। कहता है कि जो मॉलिक्यूल है वो है ग्रुप ऑफ एटम। जैसे मान लीजिए सिंगल क्या है, एटम, लेकिन जैसे इनका ग्रुप बनेगा तो वो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का ग्रुप बनेगा तब जाकर हमें क्या मिल जाता है, मैटर। ठीक है, तो जब कई सारे एटम्स कंबाइंड हो जाते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइंड हो जाते हैं, तो वो जो जनरेट होता है उसको हमने क्या नाम दिया है, मॉलिक्यूल नाम दिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल कितने टाइप के बन सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूल्स दो टाइप के हैं। एक है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और एक है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है, देखिए कभी क्या होता है कि जो सेम एलिमेंट है ना वो भी कंबाइंड हो जाते हैं, सेम एटम जो है वो कंबाइंड हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें मॉलिक्यूल की O2, ऑक्सीजन का, इसमें क्या है कि दो ऑक्सीजन के एटम कंबाइंड हुए तो क्या बन गया, O2 बन गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें, सपोज कर ले P4 मानते हैं या P3 मानते हैं, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फास्फोरस जो है ना वो 3 आके कंबाइंड होंगे। ऐसे अगर हम बात कर ले, मान ले S8 मान लीजिए ना, मैक्सिमम जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, तो ये 8 H के मॉलिक्यूल आके कंबाइंड हो रहे हैं, तो यहाँ पर एटम कंबाइंड हो रहे हैं, सॉरी। तो ये क्या है कि यहाँ पे सारे के सारे ना आइडेंटिकल ही एटम से कंबाइंड हो रहे हैं। लेकिन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या होता है कि डिफरेंट एटम्स कंबाइंड हो जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा कार्बन मोनोऑक्साइड, आपने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड, आपने पढ़ा H2SO4, आगे हम पढ़ेंगे इसको, या आपने पढ़ा HNO3। अगर आप इसमें देखें तो ये सब भी मॉलिक्यूल हैं जिसके अंदर क्या है, डिफरेंट एटम्स जो है ना वो कंबाइंड हो रहे हैं। तो जब सेम एलिमेंट्स कंबाइंड, एटम कंबाइंड होते हैं तो वो कहलाता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और जब डिफरेंट एटम कंबाइंड होते हैं तो कहलाता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारा इसी में आता है एक एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कहता है व्हाट इज एटॉमिसिटी, बहुत सिंपल है, इसको हिंदी में परमाणुकता कहते हैं। कहते हैं व्हाट इज एटॉमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम पाए जाते हैं वो है एटॉमिसिटी। जैसे एग्जांपल हीलियम, हीलियम एक एलिमेंट है, हीलियम एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर क्या है, एक ही एटम है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये मोनो एटॉमिक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो इसको हम बोलते हैं ये डाई एटॉमिक है, एग्जाम में आता है, ध्यान से देखिएगा। इसी तरीके से मान लीजिए, सपोज कर लीजिए आपने बोला क्या नाम है, P4, तो इसमें क्या बोलेंगे ये कि ये है हमारा पॉली एटॉमिक, क्या है ये, पॉली एटॉमिक। ऐसे अगर 3 है तो ट्राई एटॉमिक। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है,
देखो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो है ना एटम एंड मॉलिक्यूल्स की थ्योरी पढ़ी है, और उसके बाद अब हमारे पास बचता है जो थोड़ा सा हमारा कैलकुलेटिव पार्ट है और जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक आप इसको अच्छे से समझिए, इस वीडियो को देखिए, और इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कवर कराएंगे, और एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन उस वीडियो से कंफर्म आएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बस पढ़ते रहिए आप।